हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक आईएएस। तो आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द अप्रोच फॉर एथिक्स केस स्टडी। एज वी ऑल नो कि एथिक्स की केस स्टडी इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन बी एंड इट कम्स फॉर 120 मार्क्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सेक्शन ए 130 मार्क्स का आता है और 6 केस स्टडीज आर अ पार्ट ऑफ सेक्शन बी। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे चल के देखते हैं जो हमारी केस स्टडीज हैं उसमें क्या होता है। केस स्टडीज में दे प्रेजेंट यू अ क्वेश्चन, केस होता है, उसके बेसिस पे कुछ वो क्वेश्चंस पूछता है विच हैव टू बी आंसर। ठीक है, और ये केस स्टडी होती है हमारी 20 मार्क्स की। अब जो हमारी हर केस स्टडी होती है उसके साथ यूजुअली यूपीएससी प्रोवाइड्स अस 4 शीट्स। तो इस 4 शीट में ही हमें अपना केस स्टडी का आंसर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब जो हमारी केस स्टडीज हैं उस पे हमें क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज आएगी इसमें स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क एंड प्रेजेंटेशन। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी उसने पार्ट्स पूछे हैं वो हम हर पार्ट को इंडिविजुअली एड्रेस करें। तो 2022 में क्या हुआ था, यूपीएससी गेव द केस स्टडी, उसके बाद उसने नीचे 5 क्वेश्चंस दे दिए, 5 सब पार्ट्स। तो सम पीपल ट्राई टू क्लब इट, 2 या 3 पार्ट मिला दिए फिर आंसर कर दिया, बट डोंट डू दिस अप्रोच। ठीक है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि हर पार्ट को इंडिविजुअली एड्रेस करो ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यस यू हैव एड्रेस्ड ईच पार्ट स्पेसिफिकली, सबको इक्वली आपने एड्रेस करके दिखाया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली चीज़। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए केस स्टडी पे, और कैसे वो हमारे जो नॉर्मल एथिक्स के आंसर्स हैं उससे डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जो इसमें हमारी लैंग्वेज एंड कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, हर पेपर के अपने पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। वैसे ही एथिक्स के भी अपने कीवर्ड्स हैं, लाइक स्लिपरी स्लोप, कॉग्निटिव डिसोनेंस, करेज ऑफ कन्विक्शन, ट्रांस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो ये सब चीज़ें आपके आंसर्स में, एथिक्स में, केस स्टडी में भी दिखनी चाहिए। आप जो स्टैंड ले रहे हो वो एथिकल फ्रेमवर्क से बैक्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे वो ज़्यादा थ्योरेटिकल की जगह ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लिखेंगे। थ्योरी उसमें ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए, ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकल दिखना चाहिए। बट हाँ, जो हमारे कीवर्ड्स हैं एथिक्स के वो ज़रूर दिखने चाहिए हमारे आंसर्स में। ठीक है, तभी केस स्टडीज में मार्क्स मिलेंगे। बच्चे, पीपल आर इजीली स्कोरिंग एथिक्स में 120 प्लस। ठीक है, दैट इज वेरी इजीली डूएबल इफ यू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी। अब इसके बाद तीसरा इशू बच्चों को क्या आता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता। 3 घंटे का पेपर है, 130 नंबर, 130 मार्क्स इस फॉर सेक्शन है एंड 120 सेक्शन बी में। तो कई बार क्या होता है कि केस इतना बड़ा आता है कि उसमें इतने सारे फैक्ट्स डाल देते हैं, पढ़ते रहो, उसके बाद 10 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं केस पढ़ते हुए, फिर लिखना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। आगे वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे उस टाइम को कम करना है ताकि जल्दी से जल्दी केस खत्म करें। और हमारा यूजुअली अप्रोच टारगेट यही रखना है कि 15 मिनट्स में एक केस स्टडी खत्म करनी है। तो 15, 15 इंटू 6, 1 hour 30 minutes। ठीक है, 1.5 घंटे में केस स्टडी वाला पार्ट खत्म, फिर ताकि हम 1.5 घंटा अच्छे से सेक्शन ए को दे सकें। ठीक है, तो अब ये है कि यूपीएससी की यूजुअली डिमांड्स क्या होती है। केस वो बताएगा आपको, समझाएगा कि केस में क्या इश्यूज हैं। कुछ होते हैं हमारे डिलेमा होते हैं, कंसर्न्स होते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद कुछ हमारे केस में स्टेक होल्डर्स होंगे, जैसे वो बोल देगा दैट यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछ लेगा कि यू कोई डॉक्टर है, कोई जो वो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उस पे चला जाता है। फिर उसके पर्सपेक्टिव से पूछेगा कि क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके साथ एथिकल इश्यूज पूछता है कि इसमें क्या एथिकल इश्यूज हैं, डिलेमास क्या हैं, फिर ऑप्शंस अवेलेबल, और उसके मेरिट्स डीमेरिट इवैल्यूएशन करके दिखाओ, फिर पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जो हमारा केस का स्ट्रक्चर है वो वैसे ही चलेगा। अभी आगे आई विल बी डिस्कसिंग, एक पीवाईक्यू लेके पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपनी अप्रोच रखनी है केस स्टडी में। केस स्टडी में भी वैसी ही अप्रोच आती है, हमेशा पहले इंट्रो आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद
जैसे पूछा है उस पार्ट्स को एड्रेस, फिर एंड में कंक्लूजन। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। ऑलराइट, अब देखो कुछ होते हैं हमारे केस में फैक्ट्स। दे यूजुअली गो इनटू इंट्रो। मान लो कोई उसने केस पूछ लिया डिजास्टर से रिलेटेड, कोई डिलेमा से रिलेटेड, तो हम लिखेंगे कि द अबव केस प्रेजेंट्स अ क्लासिकल डिलेमा, जहाँ पे ऐसी ऐसी चीज हो रही है। दैट यू कैन यूज इन इंट्रोडक्शन, या फिर इंट्रो में कोई द बिगर पिक्चर जो केस में है वो दिखाना है, ठीक है, ताकि उसको एग्जामिनर को एकदम से हिट करते ही पता चल जाए कि हाँ इस बंदे को केस समझ में आ गया कि केस कैसे हैंडल करना है और केस की डिमांड क्या है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, और ये चीज़ हमारी जाती है इंट्रो में। इट शुड बी शॉर्ट, 2 या 3 लाइन का इंट्रो होना चाहिए बस, उससे बड़ा इंट्रो नहीं रखना। ठीक है, तो जब केस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो पहले ही पता चल जाएगा कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट। यूजुअली वो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से ही पूछता है। तो जब भी आप देख रहे हो केस स्टडी पे आ रहे हो, पहले एक बार फटाफट क्वेश्चन देख लो, 3 कुछ है 4 पूछे हैं, उसके बाद आप केस पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि पता चल जाएगा कि किस पर्सपेक्टिव से पूछना है। तो 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन पढ़े, फिर हम केस पे आए। ऑल राइट, फिर अब इसमें इसके अलावा क्या आते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ये सिंपल, जैसे कि मान लो बोल दिया दैट यू आर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या फिर यू आर द एसपी, तो ये स्टेक होल्डर हो गए। उसके बाद एनजीओ अगर आ गई, सिविल सोसाइटी, फिर सोसाइटी एट लार्ज, गवर्नमेंट, ये सब बन जाते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स। तो वो कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द केस, और कभी कभी नहीं पूछता। ठीक है, तो इफ देयर इज अ स्कोप, इंट्रोडक्शन के बाद हम अपने आंसर में कोई ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, हब एंड स्पोक टाइप, और उसमें लिख सकते हैं कि ये केस ये हमारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। ऑलराइट, तो इन्हीं स्टेक होल्डर से रिलेटेड हमारे आगे एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। अब दिस इज फ्रॉम द टॉपर कॉपी ऑफ दिव्या मिश्रा। ठीक है, शी स्कोर्ड above 120 in ethics and her rank was 28। देखो, उन्होंने जब बताया, स्टेक होल्डर्स बताए, इश्यूज बताए, और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब भी आप केस सॉल्व कर रहे हो तो एग्जामिनर को आपका पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ेगा कि आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, क्या विजन है आपका। तो उसने ये लिख दिया कि सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, बेसिक चीज। या फिर इसके अलावा आगे आई विल बी डिस्कसिंग कौन कौन सी अलग अलग अप्रोचेज होती हैं, जैसे कांच कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव लिख दिया, फिर गांधी जी तालिस्मान आ गया, विवेकानंद का आ गया, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी नहीं है, बट इफ यू वांट टू वर्क ऑन प्रेजेंटेशन, तो आप 2 या 3 केसेस में ऐसा करके उससे अपने आंसर्स को डाइवर्स बना सकते हो। बस इसका यही पर्पस है। जब वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछते हैं ना, कुछ में क्या लिखते हैं, वो पूछते हैं कि कोर्स ऑफ एक्शन बताओ। तो जब वो कोर्स ऑफ एक्शन पूछता है, ठीक है, उसमें यू एड दिस थिंग। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एथिकल इश्यूज एंड डिलेमा। आई होप सबको डिफरेंस पता होगा। एथिकल इश्यूज होते हैं जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एथिकल कोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट होती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जो हमारा एथिकल डिलेमा होता है, उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कंपीटिंग वैल्यूज और चॉइसेस होती हैं, जहां हम एक चूज करेंगे तो दूसरी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। लाइक कि डिलेमा आ गया कि एक ओल्ड वुमेन आई है, उसे हमें फूड प्रोवाइड करवाना है, बट उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब डिलेमा हो गया कि वो लीगली एज पर कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एज पर रूल हमें उसे प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है डिलेमा, कि मान लो डैम कंस्ट्रक्ट करवाना है और ट्राइबल कम्युनिटी डिस्प्लेस करनी है। अब इसमें हमारा यूटिलिटेरियन अप्रोच भी लग सकती है, मैक्सिमम गुड, और इधर
इनका ट्राइबल्स का कंसर्न आएगा कि डिस्प्लेस होंगे। तो दिस इज एथिकल डिलेमा। अब क्वेश्चन में वो यूजुअली पूछता है कि एथिकल कंसर्न्स बताओ, इश्यूज बताओ या डिलेमा बताओ। ठीक है, अगर खाली स्पेसिफिक उसने एथिकल इश्यूज पूछा है तो उसमें टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन वेरी वेल राइट द एथिकल डिलेमा, कोई कंसर्न नहीं है। बट वो लिख के, जैसे ये होता है ना, वर्सेस लिखते हैं, मीन्स वर्सेस एंड्स, ऐसे लिख के थोड़ा सा एक लाइन में समझा दो कि क्या वो चीज़ है। बस खाली ऐसे लिख के मत छोड़ देना मीन वर्सेस एंड। ठीक है, थोड़ा सा 4 या 5 वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना, ऐसे ही इश्यू में भी एक्सप्लेन करनी। फिर फिर आता है हमारे पास ऑप्शन की इवैल्यूएशन का। ठीक है, ऑप्शंस क्या होते हैं उसमें, वो पूछता है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, फिर एनालाइज द ऑप्शन। जब ऑप्शंस पूछेगा तो क्या होगा, वो या तो वो चीज़ करेगा या नहीं करेगा या फिर उसकी करेक्ट अप्रोच आती है। तो 3 तो ईज़िली हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जब वो पूछे कि एनालाइज या इवैल्यूएट, तो क्या करते हैं हम, आगे देखेंगे अभी। ऑप्शन का लिख दिया, ऑप्शन 1 दिस इज ऑप्शन, फिर एनालिसिस या इवैल्यूएशन, उसमें ऐसे टेबल बना दिया मेरिट्स और डीमेरिट्स, ऐसे ऑप्शन 2, ऐसे फिर ऑप्शन 3 का। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन आपने नहीं चूज करना, उसमें हमारे डीमेरिट्स विल बी मोर देन मेरिट्स। ठीक है, तभी तो हम वो चूज नहीं कर रहे ना ऑप्शन, क्योंकि उसके डीमेरिट्स ज़्यादा हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई हैव सीन मेनी कॉपीज, वो मेरिट और डीमेरिट दोनों में ही सेम पॉइंट लिख देते हैं, 3-3। ऐसा हमें नहीं करना, हमें अगर ऑप्शन चूज नहीं करना तो उसके डीमेरिट ज़्यादा लिख के दिखाने पड़ेंगे। ऑलराइट, फिर उसके बाद वो पूछता है कि व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। अब इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऑप्शंस अवेलेबल और कोर्स ऑफ एक्शन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। कई बार उसने क्वेश्चन में पूछा होता है व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें कई बच्चे गलती से ऑप्शन एनालाइज करके दिखा देते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। कोर्स ऑफ एक्शन में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बतानी होती है। मान लो कि गवर्नमेंट ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, एक केस को सॉल्व करने, रॉबरी हुई है, ठीक है, उसमें आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे। रॉबरी हुई है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करोगे, उस साइट पे जाओगे, एविडेंस इकट्ठा करोगे। तो वो जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, वो स्ट्रैटेजी आपके आंसर में दिखनी चाहिए। ऐसे उसको हम स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऐसा करेंगे और शॉर्ट टर्म में ऐसा करेंगे। इसी स्ट्रैटेजी में जहाँ ऊपर वो देखा था ना, दिव्या मिश्रा ने लिखा हुआ था, वहाँ ऐसा लिख सकते हैं, माई विजन गाइडेड बाय माई वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, आई विल डू दिस थिंग, या फिर बेस्ड अपॉन विवेकानंद सर्विस टू मैनकाइंड सर्विस टू गॉड, आई विल डू दिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारे कोर्स ऑफ एक्शन जब पूछा हो। इसमें हमें फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड पे जाएं, थ्योरेटिकल कम और प्रैक्टिकल अप्रोच जाएं, और इसको बैक करने के लिए हम अपना एथिकल फ्रेमवर्क्स, एथिकल कीवर्ड्स यूज करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है उसके बाद हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट। ऑलराइट, अब जो हमारी कंक्लूजन है उसमें हम समराइज कर देंगे कि हाँ, बाय डूइंग दिस विल केस में ऐसे हमें होलिस्टिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप कोई कंटेम्प्रेरी चीज से लिंक कर सकते हो या कोई कोड भी मेंशन कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम मैनेज। बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा केस स्टडीज की वजह से, इट हैपेंस, छूट जाता है पेपर। तो यही अप्रोच करो कि 15 मिनट में एक केस स्टडी। फुल लेंथ टेस्ट जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो, एक सेक्शन को 1.5 घंटा ही देना है मैक्सिमम। अगर देना है केस स्टडी को 1 मिनट, 1 आवर 35 मिनट दे दो, उससे ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, तो वही चीज़ का ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन देख लो क्या पूछा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इतना जेनरिक होता है, उसके लिए केस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। लाइक कि कुछ हो रहा है, इन्वायरमेंट कंसर्न है, ये है। ठीक है, पिछली बार उसने क्या पूछा, हाईलाइट द मेंशन सम लॉज फॉर वुमेन, वुमेन रिलेटेड लॉज एट वर्क प्लेस या फैक्ट्रीज, ऐसा कुछ उसने पूछा।
ठीक है? अब ये बिल्कुल उसने जीएस टाइप क्वेश्चन पूछ लिया। अगर हम इसको आंसर करने के लिए भी केस पढ़ने बैठ गए तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम पहले क्वेश्चन देख लें, उसके बाद केस की तरफ जाएँ। इसमें तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं आंसर, पता ही है। पॉश एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, बाकी सब एक्ट लिख दिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आती है केस स्टडी में अलग-अलग अप्रोचेस, ठीक है? हमें अपनी एथिकल साइड दिखानी है, अपना आर्ग्यूमेंट बैक करके दिखाना है एग्ज़ामिनर को कि हमने अगर कोई स्टेप लिया, उस स्टेप के पीछे हमारी एथिकल बैकिंग क्या थी, ठीक है? वो चीज़ आती है हमें अपने सिलेबस के कीवर्ड्स यूज़ करके। अब कुछ पॉइंट्स हो गए जैसे गांधी जी's talisman, कांस कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ठीक है? फिर कहीं का कभी-कभी क्या वो पूछता है कि हाउ विल यू रिज़ॉल्व इट? उसमें हमें प्रैक्टिकली दिखाना है तो एटीट्यूड वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उसमें कैब मॉडल होता है, सोशल इन्फ्लुएंस पर्सुएशन। तो उसको चीज़ को आप यूज़ करके दिखाओ, पर्सुएट करोगे, कैसे करोगे पर्सुएट? सोशल इन्फ्लुएंस कैसे लेकर आओगे? गवर्नमेंट स्कीम्स दिखाओ, फिर या सक्सेस स्टोरीज़ जो उनके विलेजेस से या उन्हीं के टाउन से लिख ली है। जैसे कि अगर वुमेन को एजुकेशन नहीं मिल रही तो उसके हम एग्जांपल्स लेके दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रोल मॉडलिंग इफेक्ट, पढ़ा हुआ है ना ये एथिक्स में। तो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और फिर ट्रेडिशनल अप्रोचेस और क्या होती हैं, जैसे कि नुक्कड़ नाटक करवा दिया, कम्युनिटी रेडियो करवा दिया, एंगेजमेंट करवा दिया। अब ऐसे ही जो क्रिएटिव अप्रोचेस है ना, यू कैन ऑल्सो फाइंड देम इन न्यूज़पेपर्स। ऐसे ही एक आया हुआ था कि गुजरात या उड़ीसा में था कि रथ यात्रा निकलती है, उससे पहले कम्युनल टेंशन हो जाते हैं। तो उधर गवर्नमेंट ने क्या करवाया, दे कंडक्टेड अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच रखवा दिया दोनों कम्युनिटीज के बीच में, टीम डिवाइड कर दी। तो फिर वही हुआ, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ती गई, सब साथ में रहने लगे, तो फिर आगे से कोई डिस्प्यूट आया ही नहीं। सच इनोवेटिव केसेस कैन बी मेंशन्ड। वैसे ही एक और वो हुआ था कोविड के टाइम पे, सॉरी सीएए के टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो दैट पुलिसमैन स्टार्टेड सिंगिंग नेशनल एंथम क्राउड कंट्रोल करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनोवेटिव अप्रोच। तो ये चीज़ आप अपने आंसर में लेकर आओ। फिर ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो भी एक्शन होगा इट हैज़ टू बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्वेंट। अगर वो पूछ रहे हैं कि आप एसपी हो या डीएम हो, क्या करोगे? ये ध्यान में रखना कि आप हमेशा अपहोल्ड करोगे सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ को, कोड ऑफ कंडक्ट को, उसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना, ठीक है? फिर हमें दिखानी है अपनी साइड, इमोशनल इंटेलिजेंट है हम, कंपैशन है, और इम्पल्स में आके हमें इम्पल्स बेस के बेसिस पर एक्शन नहीं लेना, ठीक है? क्वेश्चन पूछा था ना अभी हमने अपनी आंसर राइटिंग में, बिटवीन अ रिस्पॉन्स देयर लाइज अ स्पेस, ठीक है? तो वही स्पेस हमें कैसे यूज़ करनी है, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। ये हमें अपने आंसर में दिखाना है एग्जामिनर को। और कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करो, 21 हो गया, राइट टू हेल्थ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? इन सब चीज़ का ध्यान रखना। दीज ऑल विल फॉर्म द बेसिक ऑर्डर जिसके बेसिस पे आप अपना आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई करवा पाओगे, एथिकली जस्टिफाई करवा पाओगे, ठीक है? बस ये बेसिक चीज़ है। अब आ जाओ, लेट्स सी इट प्रैक्टिकली कि केस आता है तो केस को कैसे एड्रेस करना है हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? दिस इज फ्रॉम 2023 एथिक्स का पेपर से। तो अब पॉज करके देखना चाहते हो तो एक बार पॉज करके देख लो, पढ़ लो इस केस को, ठीक है? अब देखो एक ट्रिक है इसमें, इसको जब भी पढ़ो ना, इसमें क्या करो, जो भी तुम्हारे स्टेक होल्डर हैं, जैसे ये है ना, यू आर अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसको आप सर्कल कर लो। फिर अ मैन केम रनिंग टू यू विद अर्जेंट मेडिकल हेल्प, प्रेग्नेंट वाइफ। तो जो आपके स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं उसको सर्कल कर लो। फिर उसके अलावा जो एथिकल इशू और कंसर्न है उसको
अंडरलाइन कर लो या बॉक्स कर लो, ठीक है। तो अब उसका क्या इशू चल रहा है, शी इज इन लेबर एंड लूजिंग ब्लड। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, जब आप इधर पढ़ने आओगे ना केस, तो बार बार हमें ऊपर जाके फिर से पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। हमने सीधा देखा कि अच्छा ये स्टेक होल्डर, वाइफ, मैन, डीएम, लूजिंग लाइफ, ठीक है। तो इससे हमारा बहुत टाइम बचता है, ट्रस्ट भी, इससे बहुत फायदा होता है केस में। फिर ठीक है, योर टीम आ गई, फ्यू पीपल ऑफ योर टीम, ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई करते रहो, पॉज करके देख लो, ठीक है, अपने एंड पे करके देखना। अब ये देखो, इसमें इसने बोला यू आर ऑल्सो अ फिजिशियन हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एम्स। तो इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि आप कौन हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। यू आर अ डीएम हु हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम एम्स, फिजिशियन, डॉक्टर हो, ठीक है। अब उसने लास्ट में बोल दिया योर प्रोफेशनल ट्रेनिंग emphasizes on prioritizing service to humanity and saving lives of individuals। ठीक है, केस पढ़ लिया, अब केस समझ में आ गया। केस क्या है, केस यही है कि उसके पास एक बंदा आ रहा है डिजास्टर के टाइम पे, हर वाइफ इज अ प्रेग्नेंट लेडी एंड शी इज लूजिंग ब्लड, ठीक है। तो अब उनके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, क्योंकि ब्लड है नहीं। बट जो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इट हैज टू बी डन ओनली थ्रू अ रिकॉग्नाइज ब्लड बैंक, ठीक है। बट वो है नहीं उनके पास। अब डोनेट करने वाले बंदे हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और ब्लड टेस्ट करने की किट्स भी हैं। नाउ द पॉइंट इज कि वो रिकॉग्नाइज ब्लड बैंक से नहीं आ रहा, ऑन द स्पॉट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ किट्स। तो क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सिंपल चीज हो गई, दिस इज एथिकल डिलेमा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे देखो, उसने सिंपल दो चीजें पूछी, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। फिर उसके पास पूछा व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, सॉरी, इवैल्यूएट द ऑप्शंस। जब भी देखो इवैल्यूएट पूछा है, तो उसमें यू हैव टू प्रेजेंट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब प्रेजेंटेशन डिफरेंट करने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, पहले ऊपर बोला था ना कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऐसे अलग अलग लिख दो टेबुलर फॉर्मेट में। अब इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हो, मेरिट, फिर नीचे आ गया डीमेरिट, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले हमने इंट्रो आई, सबसे पहले इंट्रो बताई। तो अब केस प्रेजेंट्स द डिलेमा फेस्ड बाय सिविल सर्वेंट, पहले हमने बता दिया कि डिलेमा होता है उनको व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज, ठीक है। फिर इवेंट्स लाइक डिजास्टर्स आर डिफिकल्ट टू हैंडल विद स्पिरिट ऑफ सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इम्पैक्ट्स कैन बी मिनिमाइज। देखो कैसे कीवर्ड्स यूज करने हैं, ये चीज समझो। पूरी केस की एसेंस भी हमने बता दी इंट्रो में ही, और कीवर्ड्स यूज करके सीधा इम्पैक्ट मार दिया एग्जामिनर के ऊपर। फिर इसकी ज़रूरत थी या नहीं, इट इज़ अप टू यू। स्पेस है, टाइम है, तो यू कैन मेक इट। स्टेक होल्डर्स बता दिए, यू एज अ डीएम, वुमेन, लेडी। बाकी और सोच लेना कौन कौन स्टेक होल्डर्स होंगे इसमें। अब पहला पार्ट उसने पूछा है कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। सोचो अब क्या होंगे एथिकल इश्यूज, मीन्स वर्सेस मीन्स, ठीक है। दैट इज यूजुअली अ डिलेमा, बट बोला था ना मैंने कि जनरली अगर पूछ रहा है, दोनों अलग से नहीं पूछ रहा, तो वी कैन कवर इट वेल विद इन द स्कोप ऑफ एथिकल इश्यूज। अब उसने पूछा मीन वर्सेस एंड्स हो गया, या तो हम उसकी लाइफ को प्रायोरिटी देंगे या फिर हम रूल से काम करेंगे कि नहीं भाई, यहाँ पे सर्टिफाइड लैब से कोई नहीं आया हुआ, वो चीज़ तो हम अलाउ नहीं करेंगे। ये हो गया एक। फिर आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, करेज ऑफ कन्विक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेज ऑफ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ यू एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटर। और और क्या होगा, कॉन्शियंस अलाउ कर रही है, कॉन्शियंस कह रही है कि नहीं, यू हैव टू सेव द लाइफ, ऑन दी अदर हैंड यू आर बाउंड बाय द रूल्स। फिर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड हेल्थ ऑफ वुमेन एंड हर बेबी, दोनों के लिए, ठीक है। फिर फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द डीएम प्लस एज द डॉक्टर। कौन सी ओथ होती है डॉक्टर्स की, हिपोक्रेटिक ओथ होती है ना,
ठीक है। हिपोक्रेटिक ओथ, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट्स की लाइफ बचानी है। फिर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये भी एक एथिकल कंसर्न है कि अगर हम शॉर्ट टर्म पे फोकस करके ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा भी दे, तो व्हाट इज द गारंटी कि जो ब्लड है दैट इज नॉट इन्फ्यूज कंटेमिनेटेड विद एनी वायरसेस और डिजीज लाइक HIV। ये भी तो हो सकता है फैक्टर। इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये जब हम एथिकल इश्यूज थे बता देंगे। अब सेकंड पार्ट में उसने पूछा कि इवैल्यूएट द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू बीइंग द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? पहला ऑप्शन आएगा कि कर देंगे। अब देखो उसमें मेरिट लिख के डीमेरिट लिख के। तो मेरिट क्या होंगे? प्रेग्नेंट वुमेन को रिलीफ, फिर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, डिसोनेंस रहा। अब डीमेरिट क्या होगा? डीमेरिट होगा कि कुछ लोग जो अपोज कर रहे थे वो होगा, और स्लिपरी स्लोप, वंस यू ब्रेक द रूल तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी टीम पे, कलीग्स पे। फिर लॉन्ग टर्म में उसकी लाइफ भी तो थ्रेटन हो सकती है। और कल को इफ एनीथिंग हैपेंस टू द वुमेन और द बेबी बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन ऑफ योर्स, देयर कुड बी मीडिया सेंसेशनलिज्म। तो ऐसे पॉइंट्स आपको बना के लिखने पड़ेंगे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? रिजेक्ट कर देंगे डिमांड कि नहीं करेंगे। इसमें यू विल बी अपहोल्डिंग द प्रोसीजर, अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, विल अवॉइड डॉक्टर्स बीइंग पेनलाइज। बट डीमेरिट क्या होगा इसमें कि लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। शी इज ऑलरेडी हैविंग लेबर पेन एंड ऑलरेडी ब्लड लूज हो रहा है, तो इमीडिएटली उनको जो मेडिकल एड चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, व्हाट इफ शी डाइज, व्हाट इफ द समथिंग हैपेंस टू द बेबी। और it will erode people faith in the government, and it will show that apathetic attitude of bureaucracy that it is just bound by rules। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पे आओ। ये दो हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड सोच लिया हमने। अब तीसरा क्या सॉल्यूशन होगा? तो इसमें हमें बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना होगा। यहाँ पे ही एग्जामिनर आपको टेस्ट करेगा। क्या कर सकते हो? तो हम क्या कर सकते हैं इमीडिएटली, ये आपको खुद उस टाइम सोच के बना के लिखना पड़ेगा। इसके लिए यही है कि आप जो ट्रेडिशनली केस स्टडीज आ रही है उन्हें प्रैक्टिस करो, ताकि वहां पे आपको कम से कम सोचना पड़े। ऑलरेडी हैव अ सेट फ्रेमवर्क जहाँ दैट कैन बी यूटिलाइज देयर। ठीक है। तो क्या डिलेमा हुआ उसने? बेस्ड अपॉन एक्सपर्ट्स की एडवाइस पे, इफ नॉट पॉसिबल, पहले हमने देखा कि इफ पॉसिबल नहीं है ट्रांसफर करना इमीडिएटली हॉस्पिटल में कि जहाँ जाके ब्लड ट्रांसफर करवा लें, तो कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं कि ड्रोन डिलीवरी ऑफ ब्लड करवा लो। फिर वो भी नहीं हो पा रहा, देन व्हाट वी कैन डू इज, और मेडिकल हिस्ट्री चेक करवाओ डोनर्स की, कोई डिजीज तो नहीं है। फिर टेक द इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो उसे इमीडिएट अटेंशन चाहिए दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस भी अवॉइड कर पाएंगे, हिपोक्रेटिक ओथ अपॉल्ड करेंगे। ठीक है। तो दिस केस इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें डिलेमा है। ठीक है। और ये डिलेमा ऐसा है कि इसे रिजॉल्व करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई वैल्यू या हमारा प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज होगा ही। ठीक है। इसीलिए हमें एक्सट्रीम्स में नहीं जाना बिल्कुल भी। डू नॉट गो इनटू एक्सट्रीम्स ऐसे केसेस में। इसमें हमें बैलेंस बना के चलना होगा। ये मत लिख देना सीधा कि आई विल ब्रेक द रूल्स और हाँ कर देंगे बिना सोचे समझे। अगर लिख रहे हो तो हर चीज यू हैव टू जस्टिफाई। ठीक है। लिख के उसको दिखाओ। इफ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर टू हॉस्पिटल, तुमने दिखाया एग्जामिनर को कि हाँ यू आर थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। फिर उसके मेरिट्स बता दिए। अब यू कैन एंड इट विद द कोट कि हार्डेस्ट ऑफ द चॉइसेस रिक्वायर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द विल्स। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, डिलेमा होती है, तब केस विल इंश्योर दैट डिलेमा इज रिजॉल्व और उसका अ, ठीक होता है। ठीक है। तो ऐसे बनती है केस स्टडी। समझ में आ गई? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ केस स्टडी, और प्रैक्टिकली भी हमने करके देख लिया है कैसे इसको रिजॉल्व करना है। So if you have any doubt, you can mention it in the comment section, or you can connect with us on Telegram. For more such courses, please subscribe to our channel, and Telegram pe bhi you can follow Think IAS. So thank you everyone. I hope
दिस सेशन वाज़ वैल्यूएबल फॉर यू। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई है अब केस स्टडीज़ को कैसे अप्रोच करना है। ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी ईज़ी। वंस यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिस अ फ्यू केस स्टडीज़, आप कोई भी केस ईज़िली 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। So once again, thanks for tuning in. Have a great day.